नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है मिशन समुद्रयान। अभी तक आपने बातें जो सुनी हैं कि भारत के शुभांशु शुक्ला जी जो हैं अंतरिक्ष में जाकर आए हैं हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी लगभग 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अभी जाकर आए हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं समुद्रयान की। समुद्रयान एक ऐसा मिशन जो भारत के किसी वैज्ञानिक को या भारत के किसी व्यक्ति को समुद्र की गहराई में ले जाने वाला है। समुद्र की गहराई में आप कहोगे कि सर पहले से ही पनडुब्बी वगैरह जाती हैं। पनडुब्बियां जो सामान्य रूप से कार्य करती हैं वो आपको बता दें कि वो 200, 300 मीटर, 600 मीटर, 500 मीटर, हार्डली मैक्सिमम 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे पनडुब्बियां काम नहीं करती हैं, क्योंकि इतनी गहराई पर जाने पर इतना दबाव बढ़ जाता है कि पनडुब्बी कार्य नहीं कर सकती। तो जो विशेष एक मिशन समुद्रयान जो कि इसरो और बाकी की जो संस्थाएं हैं उन सभी ने मिलकर डेवलप किया है, जिसमें हमें एक की सक्सेसफुल यानी जो मोमेंट मिला है, वो ऐसा मिशन है जो लगभग 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर नीचे समुद्र में जाकर रिसर्च करने वाला है। यानी भारत के वैज्ञानिक जो हैं अब लगभग समुद्र में 6 किलोमीटर नीचे यानी गहराई में, जिसे हम डीप ओशियन कहते हैं, उसमें जाकर समुद्र क्या करने वाले हैं, अनुसंधान कार्य करने वाले हैं। वहां पर जो संसाधन हैं उनका पता लगाने वाले हैं और भारत के लिए उनका भविष्य में उपयोग करने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। इस पर बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़े बजट के साथ तैयारी चल रही थी। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस पर ऑलरेडी पहले कार्य कर चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो देश गिने चुने 5 या 6 देश हैं और अब भारत की बारी है। भारत ने इसमें सफलता प्राप्त की है। तो पूरी खबर को समझेंगे। समुद्रयान मिशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तकनीक क्या है जो पनडुब्बियों में भी डेवलप नहीं हो पाई है, सबमरीन्स में भी नहीं है, और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो और अभी इस मिशन में आज की जो खबर है वो ये है कि हमने यानी इसरो के द्वारा इसमें जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होता है इस प्रक्रिया के लिए, उसमें सफलता प्राप्त की है। और समझिए आप कि इस मिशन को बनाने के लिए 700 ट्रायल्स अभी तक हो चुके हैं और फिर अभी तक ये 2026 में पूरा होगा। तो इस मिशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समझिए, देखिए न्यूज क्या है समझना। क्रूशियल टेस्ट समुद्रयान इंचेज क्लोजर टू मिशन, यानी हम बिल्कुल पास हैं। जो समुद्रयान मिशन है हमारा, बिल्कुल हम उसके क्या है, निकट पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहां पर दूसरी तरफ से द प्रिंट के द्वारा लिखा जाता है बिग स्टेप फॉर समुद्रयान एज इसरो एनआईओटी कंप्लीट की वेल्ड ऑन डीप सी। वेल्ड यानी वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में यहां पर बात हो रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक खबर छपती है, मिशन समुद्रयान इंडिया इंचेज क्लोजर टू सेंडिंग ह्यूमंस इनटू ओशियन, यानी हम ह्यूमन को क्या करने जा रहे हैं, डीप ओशियन में भेजने जा रहे हैं। ये आपको जो स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर हमारे समुद्रयान मिशन के तहत जो हमने पनडुब्बी बनाई है, जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000, मत्स्य इसका हमने नाम रखा है, और 6000 इसमें गहराई को बता रहा है कि हम 6000 मीटर यानी लगभग 6 किलोमीटर की गहराई में इसके माध्यम से मानव को क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। ठीक है, सारे तकनीकी पहलू, टेक्निकल जो भी इसके पार्ट हो सकते हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को समझिए आप। इंडियाज एम्बिशियस फर्स्ट मैन ओशियन मिशन समुद्रयान, यानी भारत का यह महत्वाकांक्षी मिशन है और पहला मानव युक्त समुद्री मिशन है। यानी मानव को इतनी गहराई में पहली बार हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और बुधवार को इसरो के द्वारा इसमें क्या किया गया, अनाउंसमेंट किया गया कि हमने वेल्डिंग प्रोसेस को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर ली है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पर इस चीज को क्या किया गया, दिखाया गया। इसी तरीके से यहां पर अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स की इस खबर को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखी है कि इस मिशन में जो वेल्डिंग प्रोसेस हुआ है उसमें इसरो ने इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की प्रक्रिया को यूज किया है और टाइटेनियम पोर्ट के लिए ये वेल्डिंग की गई है। अब यहां पर ये टेक्निकल चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, सर वेल्डिंग जो नॉर्मल होती है, हम जैसे दो धातुओं को आपस में जोड़ते हैं वेल्डिंग करके, क्या ये वही है या उससे अलग है? ये उससे बहुत एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें टाइटेनियम पोर्ट का मतलब क्या है,
ये सब चीजें आगे आपको समझनी है। पहले न्यूज जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 700 ट्रायल्स इसके हो चुके हैं और उसके बाद हम इस स्थिति में अनाउंसमेंट करने में आए हैं। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे मिशंस की आवश्यकता क्या है और कौन कौन से देश इस पर काम कर चुके हैं। तो आप सभी को यह पता होगा कि अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो इस पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है और 29% भाग ऐसा है जिस पर क्या है, स्थल है। इसका मतलब समुद्री क्षेत्र बहुत ज्यादा है और समुद्री क्षेत्र में हम केवल ऊपरी समुद्र जो है, ऊपरी सतह जो है उसके आसपास तक चीजों को देखते हैं। वहां पर हम व्यापार भी करते हैं, रक्षा के क्षेत्र में पनडुब्बियां या फिर युद्धपोत वगैरह सब उसी पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन डीप ओशियन में जब जाते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं, तो वो संसाधनों का एक विशाल भंडार है। स्थलीय क्षेत्र पर भी जितने भंडार नहीं हैं, जितने कहां पर छुपे हुए हैं, समुद्र में छुपे हुए हैं। और बहुत सारे देश जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं इस पर कार्य शुरू कर चुके हैं कि समुद्री क्षेत्र के जो भंडार हैं उनका उपयोग, उनका दोहन कैसे किया जा सके। इसमें अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रसिया, जापान, ये देश अग्रणी हैं। भारत भी इस क्षेत्र में अब एंटर हो चुका है, यानी भारत ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। समुद्र के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि समुद्र को गहराई के हिसाब से अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो जोन होता है उसको कहते हैं एपीपेलेजिक जोन, फिर होता है मीजोपेलेजिक। एपीपेलेजिक जो है वो 200 मीटर की गहराई तक माना जाता है। समुद्र में अगर आप ऊपर से सतह से चलोगे तो 200 मीटर गहराई तक एपीपेलेजिक जोन होता है। फिर मीजोपेलेजिक 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई तक। फिर आता है बैथीपेलेजिक 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर गहराई तक। फिर आता है एबिसोपेलेजिक 4000 मीटर से 6000 मीटर। और फिर आता है हेडल पेलेजिक, ये जो है 6000 मीटर से भी अधिक गहरा है। अगर आप जैसे जैसे समुद्र में गहराई की ओर जाओगे नीचे, तो आपको बता दें कि जो सूर्य का प्रकाश है वो बिल्कुल कम होता चला जाता है। यहाँ जो ये वाला जो क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र, इसमें तो प्रकाश खूब रहता है। प्रकाश है तो फोटोसिंथेसिस भी होगा, यानी यहाँ पर माइक्रो प्लांट्स भी होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, प्लवक बोलते हैं। यहाँ पर जीव भी बहुत ज्यादा है, यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रकाश की मात्रा कम होती जाएगी, अंधकार होता जाएगा और 6000 वाला जो ये जोन है, 4000 से 6000, यहाँ पर पूर्ण अंधकार होता है। तो यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव पाए जाते हैं, बाकी यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन नॉन लिविंग जो वो है एलिमेंट्स हैं, यानी जो तत्व हैं, यहाँ पर संसाधन जो हैं वो भरमार है, वो भरे पड़े हैं। उन्हीं को हम क्या करना चाह रहे हैं, खोजना चाह रहे हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है और उन पर सभी देश अपने अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सब में उस पर कब्जा करके उनका दोहन करना चाह रहे हैं, ताकि ऊर्जा संसाधन या फिर किसी भी तरीके की मेडिकल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जो है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन वाला ये जो क्षेत्र है, इसमें या फिर इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर इन सभी में अमेरिका रिसर्च करने में लगा हुआ है। रसिया की बात करें तो रसिया आर्कटिक ओशियन में मुख्य भूमिका निभाता है, यहां पर ये रिसर्च में लगा हुआ है। यूरोप में फ्रांस जो है वो इस क्षेत्र में लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से चाइना की बात करें तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी जिसको ये कहता है, इसके अलावा ये बाहर निकलकर पैसिफिक ओशियन में भी शहद मार रहा है। और इसने सबसे बड़ी बात यह है कि हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है यहां पर भी अपनी मजबूती दिखा रहा है। तो चाइना इन चीजों को हमारे क्षेत्रों में आकर कर रहा है, तो भारत क्यों ना करे। तो भारत ने भी अब इसमें एंट्री ली है, क्योंकि इंडियन ओशियन में सिर्फ और सिर्फ दबदबा किसका रहना चाहिए, भारत का रहना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये आप यहां पर देख सकते हैं कि समुद्र की गहराई के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको जोन बताए थे वो किस तरीके से डिवाइड हैं। देखिए यहां पर जो आपको ये दिख रहा है ब्लू वाटर, ये पूरी तरीके से यहां पर गहरा पानी है, ठीक है। लेकिन नीचे जितना जाओगे आप 6000 मीटर 5000 मीटर पर, तो यहां पर चट्टानें आ जाती हैं और इनमें दुनिया भर का क्या है, खनिज संसाधन भी है। फिर बीच बीच में गहराइयां हैं, खाइयां हैं, उनमें भी संसाधन भरे पड़े हैं।
इन्हीं की खोज के लिए हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए टाइटैनिक के जो अवशेष हैं वो इस वाली गहराई पर पड़े हुए हैं। इस वाली गहराई का मतलब हो गया ये लगभग आपके पास में कितनी हो गई, 6000 मीटर के आसपास। 6000 मीटर के आसपास यहाँ टाइटैनिक के क्या है, अवशेष हैं। 6000 4000 मीटर की जो नीचे गहराई है उसी में। चलिए, समुद्र जो है इसका योगदान अलग अलग क्षेत्रों में है, संसाधनों की तो हम बात ही कर रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए आप कि 50% ऑक्सीजन जनरेट कौन करता है, समुद्रों के द्वारा की जाती है। 25% CO2 एमिशन को एब्जॉर्ब करता है, यानी जो पृथ्वी पर CO2 उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको समुद्र के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब, अवशोषित किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज से जो हीट जनरेट होती है, एक्सेसिव हीट, उसका लगभग 90% भाग समुद्रों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो अपने जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब इसको आप डिटेल में समझें कि संसाधन कौन कौन से हैं समुद्री क्षेत्रों में जिन पर ये देश निगाहें बनाए हुए हैं और भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है। समुद्रयान पर मैं आऊंगा, लेकिन समुद्रयान की आवश्यकता क्या है, कौन देश कहां पर पहुंच गया है, उसको पहले डिटेल में समझना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, मीथेन हाइड्रेट के रूप में यहां पर क्या मिलती है, इस गहराई में ऊर्जा के भंडार मिलते हैं। 1 किलोग्राम मीथेन हाइड्रेट से लगभग 160 लीटर प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। सोचिए कितना बड़ा भंडार है। तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार डीप ओशियन में पाए जाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब है कि जो जियोथर्मल, यानी आप क्या करते हैं, जियोथर्मल जो एनर्जी बनाते हैं उसके लिए यहां पर गर्म जल के स्रोत हैं जो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए दुर्लभ खनिज और धातुएं। बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व हैं जो वो डीप ओशियन में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट। कोबाल्ट को आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी वगैरह में इन सब में यूज किया जाता है। निकेल जो है स्टील और बैटरियों में यूज हो रहा है। मैग्नीज नोड्यूल्स हैं, छोटे छोटे कंकड़ की तरह खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिन पर चाइना ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। मोबाइल, मिसाइल, सैटेलाइट, सभी में इनका उपयोग होता है। तो ये सारे तत्वों का भंडार है ये समुद्र, इसलिए यहाँ पर हमने रुचि दिखाई है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप जैसे कैंसर की दवाइयां बना रहे हैं, HIV एड्स की दवाइयां बना रहे हैं, HIV वायरस के खिलाफ, तो वहां पर भी इनमें बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसे ऐसे फूड बनाना जिसमें आयोडीन की पूर्ति हो, वो भी इनमें क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसमें भी हमारी रुचि है। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो समुद्र में गहराई में सीक्रेट सैन्य बेस बनाना चाहते हैं, यानी ताकि वो दूसरे देशों पर वहां से हमला कर सकें। सबमरीन सेंसर नेटवर्क डेवलप किए जा रहे हैं। समुद्री सीमाओं को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या किए जाएंगे, प्रोग्राम चलाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। यूएसए इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। यूएसए ने पैसिफिक ओशियन, कैरिबियन ओशियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इन सभी में नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए रिसर्च कार्य शुरू कर चुके हैं। ये जो सबमर्सिबल, मैं आपको यहां पर वर्ड बोल रहा हूं, आप सबमरीन का नाम तो आपने सुना होगा, पनडुब्बी होती हैं। सबमर्सिबल जब हम वर्ड का यूज करते हैं तो गहराई में जाने वाली पनडुब्बी की बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं है डिफरेंस। सबमर्सिबल मतलब गहराई में जाने वाली जो पनडुब्बी हैं। तो अमेरिका ने एल्विन सबमर्सिबल बनाई जो लगभग 4500 मीटर की गहराई पर नीचे गई, और इसी के द्वारा टाइटैनिक को खोजने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा अमेरिका ने तेल और गैस के भंडार, जैव विविधता का अध्ययन, हाइड्रोथर्मल वेंट्स की जो खोज है, ये सब इन्हीं के माध्यम से अमेरिका कर चुका है। चाइना की बात करें तो चाइना ने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ा है। चाइना के बारे में बात करें हम, साउथ चाइना सी, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, इन सभी में चाइना के जो ये समर्सिबल पनडुब्बियां हैं, ये सब क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। जैसे लॉन्ग समर्सिबल है, 7000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है, और एक पनडुब्बी समर्सिबल जो है चाइना की, वो 11000 मीटर, सबसे ज्यादा गहराई में जाने वाली पनडुब्बी चाइना के पास है। सोचिए एक स्फीयर है ये, एक तरीके का, इस तरीके से गोलाकार आकृति के होते हैं ये, और इनमें इस तरीके के धातुओं पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन पर सब पर डिटेल में बात करेंगे कि वो गहराई में जा सकता है समुद्र में। इतना ज्यादा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी वहां जाकर ये रिसर्च कर सकते हैं, और चाइना ने इसमें क्या किया, लीड किया है, पूरी दुनिया में सबसे आगे है। रसिया की हम बात करें तो रसिया ने आर्कटिक जो ओशियन है उसमें पूरी तरीके से, या फिर बाल्टिक ओशियन है, बेरेंट सी है, पैसिफिक ओशियन है, इन सभी में रसिया भी क्या कर रहा है, अपना
काम बहुत अच्छे से पहले से कर रहा है। 6000 मीटर की गहराई तक MIR सबमर्सिबल इसकी जो है वो जा सकती हैं और इसके पास में पूरी क्षमता है। आर्कटिक में तेल और गैस के बड़े भंडार का दोहन, सैन्य रणनीतिक दबदबा, ये सब चीजें मतलब रूस के द्वारा भी लगातार की जा रही हैं। अब आ जाते हैं हम किसके बारे में, भारत के बारे में। भारत ने जब इस क्षेत्र में सोचा कि भाई अब हमें भी ये कार्य करना चाहिए, तो हमने एक मिशन की क्या की घोषणा की। मिशन का नाम रखा समुद्रयान मिशन, और जो पनडुब्बी बनाई गई इसके लिए समर्सिबल, उसका नाम रखा गया मत्स्य 6000। और हमारी योजना थी कि हम, योजना थी नहीं है कि हम 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर गहराई में जाकर क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जो इन देशों के बिल्कुल क्या है, समकक्ष है। ठीक है, इसके लिए यहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने घोषणा की है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अकॉर्डिंग, MOES के अकॉर्डिंग डीप ओशियन में एक्सप्लोरेशन कर पाएगा। एक्सप्लोरेशन यानी वहां पर दोहन करेंगे हम समुद्र में गहराई में जाकर, और नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नॉन लिविंग रिसोर्सेज जैसे कि पॉलीमेटालिक मैग्नीज नोड्यूल्स हैं, गैस हाइड्रेट हैं, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स हैं और कोबाल्ट क्रस्ट है, इन सभी के बारे में हम पता करना है और इन पर अध्ययन करना है, इनका उपयोग करना है। ये PIB की ऑथेंटिक न्यूज है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा क्या की गई थी, बताई गई है। ठीक है, इसमें इसरो, IITM और DRDO ये सभी संस्थाएं क्या कर रही हैं, भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा बजट की बात करें, इन्होंने कहा कि 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और इसमें 4077 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले 3 वर्षों में 2021 से 2024 के बीच में 2823 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और बाकी का कार्य अभी प्रगति पर है, लगातार चल रहा है। मत्स्य 6000 का फोटो आप यहां पर देख सकते हैं, यही वो समर्सिबल है जो अंदर जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है वो NIOT को दी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में है, कहां पर है, चेन्नई, IIT चेन्नई में के साथ में है ये, और इसके द्वारा इसको पूरी क्या दी गई है, यहां पर कंट्रोल दिया गया है। चलिए, यहां मत्स्य 6000 जो है इसमें कुछ खास बातें जो है वो ये बता दें कि ये ऐसा एक स्फीयर है, एक गोलाकार संरचना है जो लगभग 12 घंटे तक लगातार कार्य करने में सक्षम होगी। किसमें, गहरे समुद्र में, और आवश्यकता पड़ने पर क्रिटिकल सिचुएशन में ये 96 आवर तक भी कार्य करने में सक्षम होगी, यानी कार्य कर सकती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये पूरा मिशन के बारे में पूरी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सब कुछ दिया हुआ है। इस मिशन के जो मेन उद्देश्य जो रखे गए हैं वो ये है कि गहरे समुद्र में खनन और क्रूड सबमर्सिबल के लिए तकनीकी प्रगति करना, महासागरीय जलवायु परिवर्तन यानी समुद्र में क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, बायोडायवर्सिटी किस तरीके की है वहां पर, उसका अन्वेषण और संरक्षण करना, खनिजों का सर्वेक्षण और अन्वेषण करना यानी उनको पता करना कौन कौन से खनिज हैं और उनकी फिर क्या करना, उनकी रिसर्च करना। फिर इसके अलावा महासागर में ऊर्जा और मीठे जल के स्रोत, महासागरीय जीव विज्ञान के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना, ये सब हमने जो की इसके स्टेटमेंट या की प्राइमरी पॉइंट्स जो रखे हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखें कि ये जो पनडुब्बी है मत्स्य 6000, ये बहुत ज्यादा फोर्स यानी हम जिसको कह सकते हैं समुद्री जो दाब है उसको झेलने के लिए तैयार की गई है। अब ये समुद्री दाब कैसे होता है, क्या होता है, उस पर हम बात करें, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि भारत ने एक इकोनॉमी डिफाइन की, पूरी दुनिया में भी चल रही है, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि समुद्री क्षेत्रों के जो संसाधन है उनसे चलने वाली जो अर्थव्यवस्था है उससे हम क्या करना चाहते हैं, लाभान्वित होना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, भारत के लोगों को लाभ देना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि देश की GDP में लगभग 4% ब्लू इकोनॉमी का है, यानी समुद्रों से मिलने वाले संसाधन। ये 95% व्यापार में मददगार है। ठीक है, 95% ट्रेड जो है उसमें ये क्या करते हैं, मददगार हैं। 7517 किलोमीटर की समुद्री तटरेखा है भारत की, और 9 राज्य और 1382 आइलैंड्स हैं जो समुद्र में हैं। तो
एक कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, भारत के बहुत सारे लोग किस पर आधारित हैं, समुद्र पर हैं, हमारी जीडीपी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए हमें क्या करना है, समुद्र की गहराई में जाकर रिसर्च करने की आवश्यकता है और इसके लिए ह्यूमन सबमर्सिबल जो प्रोजेक्ट है उसको लाना आवश्यक था, इसलिए इसको हम लाए हैं। अब आपने जो मत्स्य 6000 बनाया है इसके बारे में भी आप बात कर लीजिए। ये मेन चीज है, लगभग 2.1 मीटर व्यास वाला ये क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसे विशेष रूप से टाइटेनियम एलॉय से बनाया गया है। ये टाइटेनियम एलॉय क्या होता है, टाइटेनियम आधारित मिश्र धातु है। अब इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में अभी बताएंगे, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास है अभी तक, और 6वां देश भारत बनने वाला है। अभी तक चाइना का एक सबमर्सिबल है जिसका नाम है फेंडोज। फेंडोज जो है दोस्तों 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर की गहराई तक जाने वाला दुनिया का पहला सबमर्सिबल यानी पनडुब्बी है, ठीक है। अभी आपने 2023 में एक न्यूज सुनी होगी कि टाइटैनिक जहाज के जो अवशेष हैं, जो टाइटैनिक डूबा था उसके जो अवशेष हैं उनको देखने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, इन्हीं पनडुब्बियों के माध्यम से अंदर जा रहे थे समुद्र की गहराई में। तो एक पनडुब्बी थी टाइटन सबमर्सिबल, और ये टाइटन जो है लोगों को लेकर गई और वहां पर 4000 मीटर की गहराई में इसी में डिफेक्ट आ गए और वहां पर उन लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होने वाली होती हैं। क्रिटिकल सिचुएशंस का मतलब है कि यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन में इंसान को जीवित रहना है, क्योंकि इसके अंदर ना तो आपको ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी भाई, आप समुद्र में जो जल में जो H2O है, जलीय जीव तो इसका उपयोग कर लेते हैं इस ऑक्सीजन का, ठीक है, इसको डिजोल्व करके, लेकिन इंसान नहीं कर सकता। हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं, समुद्री ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते, तो वो हमें व्यवस्था करके ले जानी पड़ेगी। फिर आपके पास में जो डिवाइस है जिसमें आप जा रहे हो, जो आपके पास में व्हीकल है, उसमें वो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे समुद्र का दाब इतना बढ़ता जाएगा कि वो किसी भी कंडीशन में अगर मान लीजिए प्रेशर के कारण कहीं से भी क्रैक हो गया तो पानी के भरने के कारण तुरंत वहां पर क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इन सब चीजों का यहाँ पर क्या किया रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। अब मैं आता हूं आपको यहाँ पर, मैंने जो खबर बताई थी कि इसरो ने इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग यूज की है टाइटेनियम पोर्ट को बनाने के लिए, ठीक है। अब इस खबर को ध्यान से सुनना। जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है ये सबसे क्रिटिकल और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जो इसरो ने पास किया है अभी, और उसी खबर को हम देख रहे हैं। देखिए ये आपके मत्स्य 6000 का जो है स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर, वो आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। 2 हेमीस्फीयर यानी अर्धगोलाकार संरचनाएं हैं, उनको आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और उसके लिए जो वेल्डिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो नॉर्मल वेल्डिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है। चलिए सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें जो हमने कहा कि टाइटेनियम मिश्र धातु है, टाइटेनियम मिश्र धातु क्यों काम में लिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। टाइटेनियम मिश्र धातु में सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि लगभग 90% मात्रा टाइटेनियम की, 6% मात्रा एल्युमिनियम और 4% वेनेडियम तत्व की होती है। फिर इसके अलावा थोड़ा बहुत इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, ये तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों हमने इसी मिश्र धातु का उपयोग में लिया, समझिए ध्यान से। सॉरी, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, यानी जो ये मिश्र धातु है इसका जो इसकी स्ट्रेंथ है और इसका जो वेट है, उन दोनों का जो रेशियो है वो बहुत हाई होता है, यानी स्ट्रेंथ ज्यादा है वेट की तुलना में। एक्सीलेंट कोरोजन रेसिस्टेंस इन सी वाटर, जब समुद्र में इसको लेके जाओगे तो वहां पर संक्षारण होगा, इसमें जंग लगेगी कोई भी पदार्थ को ले जाओगे, लेकिन यहां पर क्या है, हाई रेसिस्टिविटी है, यानी जो कोरोजन के प्रति ये क्या करता है, हाई रेसिस्टिविटी दिखाता है, इसमें संक्षारण या जंग नहीं लगेगी। गुड फैटिग्यू एंड क्रैक रेसिस्टेंस, इसमें दरारें आने की संभावना बिल्कुल कम है, यानी कहीं भी कोई लीक नहीं होगा। कैन विदस्टैंड प्रेशर अप 6000 मीटर, डेप्थ 600 वॉर, यानी जो वायुमंडलीय दाब है उससे 600 गुना दाब भी अगर बढ़ता है तो 6000 मीटर की गहराई पर 600 गुना दाब अगर वायुमंडलीय दाब की तुलना में बढ़ जाए तो उसको भी ये क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो ऐसा मटेरियल ही हमें चाहिए था
जो गहराई में जाकर दाब को झेल सके, ताप को झेल सके, किसी भी प्रकार की क्रैक उसमें ना हो, लीक ना हो। इसीलिए हमने टाइटेनियम मिश्र धातु को लिया है, जिसमें एल्युमिनियम और वेनेडियम जैसे तत्व मिलाकर इसे बनाया गया है। ठीक है, फिर जो हेमीस्फीयर है टाइटेनियम के, उनको आपस में जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ली गई है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को क्यों लिया गया? सामान्य वेल्डिंग कई प्रकार की होती है, इसी का चयन क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। प्रोवाइड डीप पेंट्रेशन विद मिनिमल हीट इफेक्टेड जोन। जहां पर इन दोनों क्षेत्रों को मिलाया जाता है वहां पर हीट जनरेट होती है, हीट क्या होती है, बनती है। तो वहां पर ये डीप पेंट्रेशन यानी बहुत गहराई तक जाकर वेल्डिंग प्रोसेस किया जा सकता है, और हीट इफेक्टेड जोन जो है वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये फोटो आप देखिए, एक वैक्यूम पंप इसमें लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर क्या की जा रही है, डाली जा रही है। ये जो क्षेत्र है यहां पर वर्क चल रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, हाई वैक्यूम एनवायरनमेंट होने के कारण यहां पर मतलब वैक्यूम की स्थिति है तो किसी भी प्रकार का कॉन्टेमिनेशन या ऑक्सीडेशन होने की संभावना यहां पर नहीं होती है। हाई प्रिसीजन इंश्योरिंग जीरो पोरोसिटी एंड फुल स्ट्रेंथ। यहां पर हाई प्रिसीजन से काम होगा, एक्यूरेसी से काम होगा, तो किसी भी प्रकार की पोरोसिटी का मतलब यहां किसी प्रकार का कोई छिद्र रहने की संभावना नहीं होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस को इसरो के द्वारा इसमें यूज किया गया। इसको जनरेट करके हेमीस्फीयरों को आपस में जोड़ा गया है और उसमें मानव को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। फिर आप ये देखिए कि यहां पर चीजें रुकती नहीं है, यानी और कितनी गहराई से हम इसमें काम कर रहे हैं। यहां पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT आफ्टर वेल्डिंग, यानी जब वेल्डिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं, यहां पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जाती है। और ये जो टेस्टिंग है वो एक्सरे और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए होती है, यानी इनके माध्यम से होती है, एक्सरे और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इसको कहते हैं रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। और रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्सरे या फिर अल्ट्रासोनिक बीम जो है वो डालते हैं। यानी आप सोचिए कि ये जैसे मान लो संरचना है, अब इसमें आप रेडिएशन डाल रहे हैं, अगर रेडिएशन इसमें से पार हो रही है तो भी आपको दोबारा से वर्क करना है। रेडिएशन पार नहीं होंगी तो इसका मतलब छोटा सा भी कोई लीकेज यहां पर नहीं बचा है। इसे कहते हैं रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। यहां पर देखना आप कि ये टेस्टिंग क्यों की जाती है, किसी भी प्रकार का क्रैक, वॉइड्स का मतलब भी यही है कि कोई लीक, कोई भी छोटी मोटी क्या रह जाए, खाई रह जाए, माइक्रो फ्रैक्चर, किसी भी प्रकार की कोई दरार, इन सबको इंश्योर करने के लिए कि एक हेयर लाइन क्रैक भी नहीं बचना चाहिए, यानी बाल के बराबर गहराई का भी क्या नहीं बचना चाहिए, क्रैक नहीं बचना चाहिए। नहीं तो अगर जरा भी क्रैक रह गया तो पानी इतने प्रेशर के साथ आएगा कि पूरा वहां पर सारा प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, तहस-नहस हो जाएगा। फिर उसके बाद पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब आप PWHT के द्वारा ये देखते हैं कि जो पदार्थ आपने वहां पर बनाया है, इसकी जो टेस्टिंग की गई है, उसके द्वारा आप विदाउट उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी जो टाइटेनियम मिश्र धातु था उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस रह गया हो तो उसको दूर किया जा सके। इन सब के लिए PWHT प्रोसेस को भी क्या किया गया है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए NIOT ने विशेष रूप से चीजें क्या की गई, डेवलप की हैं। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एट NIOT, स्टेट ऑफ द आर्ट EVW फैसिलिटी, ये NIOT के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया। और फिर इसमें ताकि अक्रिय गैसें वगैरह जो है यूज करके वैक्यूम वाला जो एटमॉस्फेयर है वो डेवलप किया जा सके। ठीक है, वाई वेल्डिंग इज मिशन क्रिटिकल इन समुद्रयान, यानी ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो इतना क्रिटिकल क्यों है, वो इतना जरूरी क्यों है, वो इतना महत्व क्यों रखता है। तो उसका कारण मैंने बता दिया कि गहराई में जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पर प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है। प्रेशर बढ़ेगा तो उस समय आपको क्या करना है, सुरक्षात्मक रूप से इसको ध्यान में रखना है, इसलिए इसको यूज में लिया है। दूसरा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्व रखता है और इसमें चाइना कहीं ना कहीं सेंध लगा रहा है, तो हमें चाइना को रोकना है और अपने संसाधनों पर अपना अधिकार रखना है। तो ऐसे प्रोजेक्ट हमें जल्दी से पूरे करने पड़ेंगे। और भारत ने एक न्यू इंडिया प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इस पर जो आधारित लोग हैं उनको सभी महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराएंगे।
तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समुद्रयान मत्स्य 6000 उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस या फिर दुनिया में और भी जितने भी देश हैं उनमें जो तकनीक हैं समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ, टू जेड एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।